7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विश्व बाघ दिवस पर ये विशेष परिचर्चा। भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आकाशवाणी पर प्रस्तुत है वैश्विक बाघ दिवस पर परिचर्चा, जिसमें हमारे साथ प्रतिभाग कर रहे हैं प्रभागीय वनाधिकारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व श्री मनीष कुमार सिंह जी, जो यहाँ के वन्य जीव प्रतिपालक पीलीभीत के हैं श्री आलोक गोयल जी, और पीलीभीत के अपर पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम दहिया जी हैं। WWF परियोजना के परियोजना अधिकारी श्री नरेश जी हैं हमारे बीच। वरिष्ठ पत्रकार श्री केशव जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं प्रभागीय वनाधिकारी जी से कि ग्लोबल टाइगर्स डे जो है वो क्या है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं और उसके संदर्भ में पीलीभीत के टाइगर्स पर भी प्रकाश डालें। धन्यवाद मिश्रा जी। देखिए, पिछली शताब्दी जो रही है उसमें बाघों की संख्या में काफी गिरावट महसूस की गई है। करीब 97% टाइगर्स शिकारियों द्वारा मार दिए गए थे। और जैसा कि आप सबको पता है कि टाइगर टॉप प्रेडेटर है, जंगल में खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर है। अगर टाइगर नहीं रहेगा तो हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। उसी उद्देश्य के साथ में 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक वर्किंग ग्रुप आया था साथ में, और वहां पर ये डिसीजन हुआ था कि एक दिन को हम टाइगर को डेडिकेट करेंगे। चूंकि ये मीटिंग हमारी 29 जुलाई को हुई थी, उसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है और हर वर्ष जो है एक अलग थीम दी जाती है टाइगर्स के कंजर्वेशन को लेकर के। तो इस वर्ष जो थीम है वो है कॉल फॉर एक्शन, यानी टाइगर के कंजर्वेशन को तो हम लोग अब एक्शन मोड में आ जाए। तो ये है। जहाँ तक पीलीभीत की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जो संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। अगर 2018 से तुलना करें उत्तर प्रदेश में, तो 2018 में हमारे पास 173 बाघ थे यूपी में, और 2022 में जो गणना हुई है इसमें 205 बाघ मिले हैं। वो जो हमको संख्या बढ़ती हुई दिखी है वो पीलीभीत में भी रिफ्लेक्ट हुई है। 2018 में 65 बाघ थे और 2022 की गणना में 71 से ज्यादा बाघ हैं। पीलीभीत टाइगर चूंकि नया टाइगर रिजर्व है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय यहाँ पे 24 बाघ थे और लगातार संरक्षण के प्रयासों के सफल परिणाम मिले हैं। 14 की तुलना में 18 में हमारे पास 65 बाघ थे, यानी कि 4 साल में संख्या डबल हुई थी। और उस डबल संख्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो है रिकॉग्नाइज किया गया और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड मिला है। तो विश्व में और भारत में बाघों की संख्या है, उस पर भी जरा प्रकाश डालें जिससे हमारे श्रोताओं को पता लगे कि बाघ लुप्त प्राय जंतु है। देखिए, जैसा बताया कि 97% तक गिरावट देखी गई थी और उसके बाद पूरा विश्व साथ में आया और संख्या बढ़ाने के लिए या उसके संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। तो जो पिछली गणना है उसमें अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हमारे पास 5,574 बाघ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5,574 में से 3,678 बाघ इंडिया में है, यानी कि 70% से अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। और भारत में उत्तर प्रदेश एक प्रमुख आप देखें राज्य है, या जो वन तराई के वन है, ये एक प्रमुख वास स्थल है बाघों का। धन्यवाद डीएफओ साहब। अब मैं बात करूंगा पीलीभीत के अपर पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम दहिया जी से। बाघ संरक्षण में सबसे बड़ी बाधा आती है बाघों का शिकार। चूंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क और लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क और नेपाल राष्ट्र के शुक्ला फांटा सेंचुरी से जुड़ता है। सभी सीमाएं खुली हुई हैं। बाघों की जैसे ही आवाजाही जारी है, उस तरीके से शिकारियों की आवाजाही भी जारी है और अंतर्राष्ट्रीय शिकारी भी नजर रखते हैं। तो इसके लिए पुलिस वन विभाग के साथ मिलकर क्या कदम उठाती है ताकि बाघ संरक्षित रहें और उनका शिकार ना हो? सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी समस्या है कि बाघों का शिकार किया जाता है, और पीलीभीत टाइगर सेंचुरी जो है इसके साथ ही नेपाल का बॉर्डर भी लगता है, उत्तराखंड का भी लगता है। तो इसी समस्या को देखते हुए जैसा आपने बताया कि शिकारी इंटरनेशनल हो रहे हैं, वहाँ से यहाँ शिकार करने आते हैं, यहाँ से नेपाल जाते हैं, तो हम लोग भी वहाँ की पुलिस, वहाँ के प्रशासन से लगातार मीटिंग करते हैं, लगातार टच में रहते हैं। ना केवल वन्य जीवों के खिलाफ अपराध, बल्कि ड्रग्स जैसे जो क्राइम है, ड्रग्स का ट्रेड है, वो भी कभी कभी इन रास्तों से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे होता है। तो हमने अभी रिसेंटली भी कार्रवाई की है, नेपाल की पुलिस भी कार्रवाई करती है, और जैसे ही हमें सूचना मिलती है फॉरेस्ट विभाग से, हमारा सबसे पहला काम होता है कि तत्काल पुलिस टीम रवाना करना। हम तुरंत केस रजिस्टर करते हैं और एक स्पेशल टीम का गठन कर और उन अपराधियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं और उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी
सजा दिलाना हमारा प्रयास रहता है। इसके अलावा विगत वर्षों में, पिछले 20 वर्षों में जितने अपराध हुए हैं, क्योंकि जो शिकार करने वाले लोग हैं ये नए लोग नहीं होते हैं, ज़्यादातर ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो लगातार शिकार कर रहे हैं। कभी वो किसी जंगल में जाकर नेपाल में कर लेंगे, कभी कॉर्बेट जाके कर लेंगे, कभी यहाँ आ जाएंगे, इस प्रकार के लोग होते हैं। तो जो ऐसे लोग भले ही छोटे अपराध में विगत 20 वर्षों में पकड़े गए हैं, उनकी भी एक सूची फॉरेस्ट विभाग ने शेयर की है पुलिस विभाग के साथ, और उनके खिलाफ ना केवल हम फॉरेस्ट के जो राइट्स हैं, फॉरेस्ट के जो लॉज हैं, कंजर्वेटिव लॉज हैं, उनके अंडर कार्रवाई कर रहे हैं, बल्कि इसके अलावा बड़ी कार्रवाई जैसे गैंगस्टर वगैरह, ये भी उनके खिलाफ हम लोग अभी कर रहे हैं। धन्यवाद सर। लेकिन एक समस्या सर पीलीभीत में दूसरे तरीके की भी है। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय शिकारियों से निपट रहे हैं, पीलीभीत में क्या होता है कि टाइगर तो बढ़ रहे हैं लेकिन जंगल छोटे पड़ रहे हैं, तो टाइगर जंगल से बाहर आते हैं और कई बार मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं आती हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होती है कि लोग कहीं वन विभाग की टीम को घेरते हैं, कहीं वन्य जीव जो हैं उनको घेरते हैं, दौड़ाते हैं, तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अभी आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके के पीछे कुछ घटनाएं हुई हैं, तो उसमें पुलिस का क्या रोल रहता है और आप जो क्षेत्रीय जनता है उससे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पर मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करता हूँ इसमें। जैसे कि आपने कहा कि जो बाघ हैं वो लोगों के बीच आ जा रहे हैं, बल्कि हमें लगता है कि लोग बाघों के बीच पहुंच जा रहे हैं। जंगल छोटे पड़ रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण एक पीलीभीत में जो मेरी समझ में है वो यह है कि लोग धीरे धीरे 1 फुट 2 फुट करके जंगल की जमीन को अपनी खेत की जमीन में शामिल करते हैं, और इस प्रकार से अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं खेती का। परंतु ये ना ही केवल ये डेंजरस है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत बड़ा अपराध मेरी नज़र में है। तो इसमें पुलिस की भूमिका जो रहती है, यहाँ पर मैं 6 महीने से हूँ, और यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि टाइगर अटैक होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आ गई है। यहाँ पर 500, 1000, 2000 लोग आ जाते हैं, और उसमें 2 प्रकार की भीड़ होती है। एक जो इमोशनली सरचार्ज होती है, जिन्होंने अपने को खोया होता है या किसी के अपने परिवार के व्यक्ति पे कोई हमला हुआ होता है, तो बहुत इमोशनली चार्ज होते हैं वो लोग, और उन लोग का एक ही कहना होता है कि हमें तो बाघ को मारना है। तो बदले की भावना होती है, वो वन विभाग के कर्मियों के प्रति भी होती है, वो जानवर के प्रति भी होती है, और कभी कभी पुलिस के प्रति भी होती है। तो उनको संभालने के लिए बड़ी मात्रा में हमको एक फोर्स लगानी पड़ती है। और साथ ही में दूसरे प्रकार के लोग जो केवल देखने के लिए आते हैं कि टाइगर दिखता कैसा है, या टाइगर को बचाने के लिए हाथी लाया जाता है, तो हाथी को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो जाती है। तो जैसे ही हमें सूचना मिलती है, अभी बहुत अच्छा सामंजस्य यहाँ पर बना है पीलीभीत में पुलिस और फॉरेस्ट विभाग का, और जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस तत्काल वहां पहुंचती है। कई मौकों पे सीओज पहुंचे हैं, एक मौके मैं भी स्वयं पहुंचा था, और भीड़ को वहां से हटाने का काम करते हैं। और साथ ही जो लोकल प्रतिनिधि हैं, जैसे कि विधायक जी हैं या फिर ग्राम प्रधान हैं, तो उनके साथ मिलकर जो इमोशनली सरचार्ज जो लोग हैं, जो भाव में बह के जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमें टाइगर को मारना है, तो उनको भी समझाने का काम पुलिस इन ऐसे लोगों के साथ मिलकर करती है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और पुलिस का बहुत बड़ा योगदान होता है बाघों के संरक्षण में भी, और जो बाहर मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं होती हैं उसमें भी आप अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे बीच हैं श्री आलोक गोयल जी, जिन्हें सरकार ने वन्य जंतु प्रतिपालक नियुक्त किया है। गोयल साहब, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या दायित्व है इस पद पर आपके? नमस्कार सतीश जी, और समस्त प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। ऑनरी वाइल्ड लाइफ वार्डन का सिर्फ एक ही काम होता है कि डीएफओ को हेल्प करना, फॉरेस्ट टीम को हेल्प करना। डीएफओ के पास 2 आंख 2 कान है, तो हम उनके साथ में लग के अगर कुछ जंगल में या हमें कुछ चीजें गतिविधियां पता चलती हैं तो उनको डीएफओ के साथ शेयर करते हैं। जैसे अगर मुझे पता चलता है या वन्य जंतु प्रतिपालक को पता चलता है कि ये गाइड्स, गाड़ियां या कुछ लोग अवैध रूप से जंगल में एक तरफ से आ रहे हैं, तो वो हमको अपने डीएफओ की नॉलेज में डालना जरूरी है, और डालते हैं उसको। इस पद को संभाले हुए आपने अभी तक कितने विजिट किए हैं जंगल के, और क्या देखा आपने? कुछ अच्छा बुरा टाइगर के संबंध में जरा उस पर प्रकाश डालिए। देखिए, ऐसा है कि डीएफओ साहब ने या पीलीभीत फॉरेस्ट ने जितने भी टाइगर्स को पकड़ा या लेपर्ड को पकड़ा और उनको दोबारा जंगल में रिलीज करा, उस ऑपरेशंस के दौरान में मैं खुशकिस्मत हूँ कि डीएफओ पीलीभीत ने हमें बुलाया, और मैं उनके साथ रह के जो गाइडेंस दे सकता था कि उनकी सेफ रिलीज के लिए, वो मैंने 100% दिया, और उन्होंने कुछ चीजों को अप्रिशिएट करके उसको कार्यान्वित
साबित भी किया। बाकी जंगल में यूजली जाना रहता है, डीएफओ साहब के साथ भी हम लोग चले जाते हैं, और अगर कहीं कोई चीज ऐसी देखते हैं कि जो उनको समझ में या उनको उनसे इग्नोर हो रही है, तो उसको उनके नॉलेज में डाल के कोशिश करते हैं कि रेक्टिफाई करें। जैसे जंगल के अंदर अगर कोई इलीगली मोटरसाइकिल से घूम रहा है या कोई प्राइवेट कार लेके जा रहा है, तो डीएफओ साहब को हर समय हर जगह नहीं है, लेकिन अगर एक वन्य का जुड़ा हुआ आदमी होता है तो वो उनके नॉलेज में डालता है कि साहब इसको अगर करेंगे तो वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी। हमारे साथ हैं WWF के परियोजना अधिकारी श्री नरेश कुमार जी। मैं जानना चाहता हूं कि विश्व प्रकृति जो है भारत की संस्था और जो वैश्विक संस्था है, वो बाघ संरक्षण के लिए किस तरह से काम करती है और क्या परियोजनाएं संचालित हैं। अपने पीलीभीत के परिप्रेक्ष्य में बताएं कि क्या क्या काम आप बाघ संरक्षण के लिए कर रहे हैं। नमस्कार सभी श्रोतागणों को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व खासकर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो बाघों की संख्या बड़ी है, तो इसके साथ साथ कई सारे चैलेंजेस भी यहाँ पर देखे गए हैं। बाघों के संरक्षण के लिए ज़रूरी है कि हम जो विभाग है उसको जो टेक्निकल सपोर्ट है उसमें मदद करें। जो साजो सामान है उसमें अगर दिक्कत है तो हम उसमें उनकी मदद करें, और उसके साथ साथ जो भी आसपास के जो भी ग्रामीण गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, हम उनकी भी जीवन यापन की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें, उनको रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराएं। तो उनको कई तरीके की हम लोग यहाँ पर योजनाएं चला रहे हैं, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया है, टूरिज्म का क्षेत्र है, ड्राइवरिंग है, गाइड है, इन सब की ट्रेनिंग हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि जो आसपास के लोग हैं उनको ट्रेनिंग, उनको रोजगार मिल सके और वो वन के संरक्षण में डिपार्टमेंट को मदद कर सके। इसके साथ साथ जो है डिपार्टमेंट चूँकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में कॉन्फ्लिक्ट की काफ़ी समस्या रही है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर पीलीभीत टाइगर के सपोर्ट से जो है बाघ मित्र कार्यक्रम यहाँ पे चलाया गया है, और जिसका जो है काफ़ी लाभ जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्राप्त हुआ है, और मानव वन जीव संघर्ष को हम काफ़ी हद तक कम करने में सफल हुए हैं। किस तरह से काम कर रहा है जो बाघ मित्र एक ऐप भी बनाया गया था, इसकी क्या कार्य प्रणाली है, थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। बाघ मित्र ऐप का जो लॉन्च है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। इस ऐप के माध्यम से कहीं पर भी कोई बाघ वन्य जीव की जो उपस्थिति होती है उसको बाघ मित्र उसमें दर्ज करते हैं, और उसका जो है सीधा जो है नोटिफिकेशन जो है डीपो साहब के पास आ जाता है, उस रेंज से संबंधित व्यक्ति रेंज साहब के पास आता है, और उसमें 5 नाम और भी हैं जिनके पास वो सूचना तुरंत आ जाती है। उसके बाद जो है एक टीम जो है जिस स्तर का वो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस स्तर की एक टीम जो है तुरंत उस एरिया में जाती है और उसको जो है रोकने का प्रयास करती है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री केशव अग्रवाल जी, जो कि वन्य जीव प्रेमी भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीलीभीत के टाइगर्स की क्या खूबियां हैं, जो देश के दूसरे टाइगर रिजर्व हैं उनसे किस तरह से अलग है पीलीभीत के टाइगर। देखिए, टाइगर्स के खूबियों की बात करें तो जो इनेट नेचर है टाइगर की, वो टाइगर की नेचर तो एक ही सी है, लेकिन यहाँ पे कुछ खामियां ज़रूर हैं, कुछ परेशानियां हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो अपने नोटिफिकेशन के टाइम से लेके आज तक फेस करता चला आया है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक लॉजिस्टिक सपोर्ट की बहुत बड़ी कमी है। जो संसाधन है जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पास होना चाहिए एक सुचारू रूप से उसके प्रबंधन के लिए, संरक्षण के लिए, उसकी एक हमेशा कमी रही है। और सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे मैन पावर की। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की इस समय जो मौजूदा उपलब्धता है मैन पावर की, वो लगभग 38 से 40% है, और ये हमेशा से एक स्टाफ की कमी रही है, लॉजिस्टिक सपोर्ट की कमी रही है। और उसकी वजह ये है कि टाइगर्स जो है यहाँ पे वो संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका जो बाहर के क्षेत्रों में जिसको स्ट्रेइंग कहते हैं आप, वो एक बड़ी समस्या है जिसको निपटने के लिए एक नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत है टाइगर्स के ट्रांसलोकेशन की। उस पर शायद अभी तक काम नहीं हुआ है, अभी विचार भी नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टाइगर का संरक्षण तो नहीं हो पा रहा है, साथ में जो मानव वन्य जीव संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब तक एक पूरे ब्रॉडर एस्पेक्ट में इस पे एक विचार विमर्श नहीं होता, एक पॉलिसी नहीं बनाई जाती, तब तक समस्या का समाधान बहुत मुश्किल है। धन्यवाद आदरणीय, आपने कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
मैं जानना चाहूँगा डीएफओ साहब से कि बाघ संरक्षण के लिए जो मानव संसाधन की कमी बताई जा रही है या अन्य चीज़ें जो दिक्कतें आ रही हैं, उस पर आप बताएं कि क्या उपलब्धता है हमारे पास और किन चीज़ों की जो मांग की गई हो, डिमांड है या जो प्रस्तावित है जो योजनाएं बाघ संरक्षण के लिए, उस पर प्रकाश डालें डीएफओ साहब। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष को अगर हम देखें या टाइगर मैनेजमेंट को देखें तो उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और वर्तमान में हमारे पास करीब 40% आपके मानव संसाधन है। इसमें से डीएफओ की पोस्ट फुल है, हमारे पास 2 एसडीओ की पोस्ट है, उसमें से एक पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं, एक की मांग करी गई है और उम्मीद है कि जल्दी ही हमको उपलब्ध कराया जाएगा। रेंज अफसर की अगर जहाँ तक बात करें, रेंज अफसर हमारे पास पूरे हैं और वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। फील्ड लेवल पे थोड़ा सा समस्या है, उसके विषय में हम लोगों ने उच्च स्तर से मांग करी है और आश्वासन भी मिला है कि अगले 2 महीनों में हमारे पास जो है फील्ड में जो भी शॉर्टेज है उसको पूरा किया जाएगा। डीएफओ साहब, एक अक्सर हम लोग समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि यहाँ वन बाचर जो है, जो गश्त करने की जो बहुत निचला पायदान है, अखबार की सुर्खियों में रहते हैं कि कई बार उनका जो मानदेय होता है वो समय से नहीं मिल पाता है। इस तरीके की दिक्कतें रहती हैं या स्टाफ जैसे आपने बताया कम है, अगर वही गश्त अगर कम होगी तो फिर टाइगर का संरक्षण भी हम लोगों के लिए बहुत दिक्कतें होंगी। तो क्या इनके लिए पर्याप्त बजट, जैसे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पर्याप्त बजट दिया जा रहा है, सब चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, तो उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है कि किस तरीके से उनका पेंडिंग हो जाता है, थोड़ा उस पर भी प्रकाश डालिए। देखिए, जो टाइगर रिजर्व में हमारे वॉचर दैनिक वेतनभोगी हैं, इनको जो मानदेय दिया जाता है वो पूरे टाइगर के अंतर्गत आता है, जो भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और उसमें कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि बजट मिलने में देरी होती है, जिसकी वजह से इनका मानदेय मिलने में देरी होती है। बाकी स्थानीय स्तर से पूरा प्रयास होता है कि हम लोग बजट की डिमांड करने में और प्रयास करने में कि बजट हमको समय से मिल जाए। पूरा प्रयास हम लोग के द्वारा और जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाता है। थोड़ा समस्या रहता है कभी कभार और उसको मीटअप करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, क्या एक मोटा बता सकते हैं कि 2014 से पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है, तो क्या बजट मिल रहा है हम लोगों को बाघ संरक्षण के लिए, या जो पहले जैसे संसाधन है उस पर ही हम लोग काम चला रहे हैं, बाघ संरक्षण के काम को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, 2014 से अगर हम 24 तक की बात करें, 10 साल हुए हैं। 10 साल में जो हमारी प्राथमिकताएं 2014 में थी और जो प्राथमिकताएं भी हैं, उसमें से टाइगर कंजर्वेशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रही है। और उसके अलावा चूंकि 14 में टेरिटोरियल फॉरेस्ट हुआ करता था और आज हम लोग पूरी रूप से जो है मतलब एक कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पहलू रहे हैं जिनको हमने टच किया है और चीजें हमारी स्थापित हो गई हैं। तो जिन क्षेत्रों में बजट उस समय चाहिए था वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और बजट की क्वांटिटी भी उस हिसाब से फिक्स मतलब चेंज हुई है। वो मतलब भारत सरकार हमको इस प्रकार से बजट आवंटन होता है, कुल जो उनके पास पूंजी होती है वो पूरे सभी 52 टाइगर रिजर्व जो हमारे हैं उनको प्रदान करती है और उसमें से अच्छा शेयर हम लोगों को उत्तर प्रदेश को मिलता है। यहाँ पीलीभीत में एक और चीज देखने को मिलती है कि यहाँ एक नई प्रजाति टाइगर की जो है वो शुगर केन टाइगर के रूप में देखने को मिलती है। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अमिताभ अग्नोत्री जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पीलीभीत में शुगर केन टाइगर कैसे उत्पन्न हुए और मौजूदा स्थिति क्या है। पहली बात तो कि नई प्रजाति नहीं कहा जा सकता। शुगर केन पीलीभीत के जंगल से लगे हुए जो एरिया है, विशेषकर ये शुगर केन टाइगर्स का तब हुआ कि 2014 में जब यहाँ से एक टाइगरेस महौफ होते हुए महौफ से निकली और अमरिया पहुंच गई और वहाँ उसका उनको वैसे ही माहौल जैसे जंगल में है, पानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में, वहाँ देवा कैलाश नदी का पानी, और दूसरी तरफ जो शुगर केन है, गन्ने की लंबी कतार सैकड़ों एकड़ों में फैला हुआ गन्ना, तो वो उनको सुरक्षित स्थान लगा, तो वहाँ वो बस गए और वो उनकी संख्या 2 से बढ़कर वहाँ पर 12 तक पहुँच गई। और धीरे धीरे वहाँ से जो टाइगर्स थे वो कोई नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ चले गए, कुछ वहाँ से निकलकर अमरिया से लड़खड़ा होते हुए बाद में पकड़े गए और रिलीज करे गए बाद में। तो इस तरह वो शुगर कैन टाइगर है। हमारे यहाँ जंगल में कैपेसिटी देखी जाए, जो हमारे यहाँ जंगल है 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें हम अगर देखते हैं तो हमारे यहाँ 35 से 40 टाइगर्स की उपलब्धता हो सकती है, लेकिन यहाँ
संख्या 71 तक, यहाँ जो जैव विविधता है उसके कारण यहाँ 71 तक वर्तमान में है। अतिक्रमण भी हुआ है जंगल में, लोग जंगल में घुसे हैं, तो निश्चित रूप से बाघ बाहर आएगा। अक्सर देखते हैं कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो सफारी के चालक हैं, सफारी गाड़ियों के या गाइड हैं, वो टाइगर के सामने गाड़ी ले जाकर रोकते हैं और उसकी घेराबंदी करते हैं टाइगर की, कि भाई दूसरी तरफ से भी सफारी लगी हुई है, इधर से भी लगी हुई है। और कई बार लोगों को भी वो टाइगर के फोटो या वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया पर और उसकी लोकेशन भी शेयर कर देते हैं। तो इससे बाघों को किस तरीके का खतरा है और क्या उपाय किए जाने चाहिए इस पर रोकथाम के लिए, आदरणीय डॉक्टर साहब? देखिए, जहाँ तक सफारी की बात है, पिछले दिनों डीएफओ साहब ने इस पर नोटिस भी दिए हैं, कुछ जिप्सी चालकों को और गाइडों को समझाया है कि इस तरह से उनको ना घेरा जाए। हाँ, जहाँ तक आप बात करें लोकेशन शेयर करने की, लोकेशन शेयर तो किसी कीमत पे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं अगर हम उसको लोकेशन शेयर कर दें और उस पर शिकारी उनका शिकार कर ले। इसलिए जरूरी यह है कि जंगल सफारी में ये निर्देश दिए जाए कि एक साथ वहाँ भीड़ ना लगाई जाए और उस साइटिंग के बारे में लोकेशन शेयर ना की जाए। ये वहाँ पहले से ही निर्देशित कर दिया जाए, पर्यटक जो हमारे आए और गाइड चालक, और उनको सबको ये निर्देश भी दिए जाए कि इस तरह की वो कार्रवाई ना करें, जिससे कि हमारे बाघ असुरक्षित हो जाए। मैं गोयल साहब से जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो अभी बताया डॉक्टर अमिताभ जी ने, कि किस तरीके से जो सफारी चालक रुक जाते हैं टाइगर के पास में, जो लोकेशन ट्रेस होती है, तो उसके लिए क्या नियम है? देखिए सतीश जी, इसके पीछे एक बहुत अच्छा एसओपी है जो बहुत सारे टाइगर रिजर्व में अडॉप्ट किया जा रहा है। मैं रणथंभौर भी जा चुका हूँ, मैं पेंच में भी जा चुका हूँ। वहाँ पे ये सिस्टम है कि अगर टाइगर को स्पॉट किसी सफारी ने या 2 सफारी ने किया तो एक टाइम लिमिट है। ये नहीं है कि आप 3 घंटे खड़े होकर टाइगर रिजर्व को टाइगर को देख रहे हैं। आप 5 मिनट या 10 मिनट में गाड़ी बढ़ा दीजिए, फिर दूसरी गाड़ी आएगी, वो देखेगी, वो आगे बढ़ेगी। अगर वो ऐसा अडॉप्ट नहीं करते हैं तो उनको पिंक और येलो स्लिप्स दी जाती है। येलो स्लिप में 1 हफ्ते के लिए और रेड स्लिप में 1 महीने के लिए उनको बाहर कर दिया जाता है। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को। और मैं अगला सवाल लेना चाहता हूँ श्री भरत कुमार डीके जी, जो आईएफएस हैं, प्रशिक्षु अधिकारी हैं वन सेवा के। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि पीलीभीत में इस बार पर्यटन भी काफी बढ़ा है, बाहर से काफी लोग आते हैं जिनकी पहली मंशा होती है टाइगर को देखना। तो आपने भी अध्ययन किया होगा कि क्या इस तरीके से टाइगर रिजर्व में लोगों का आना चाहिए लोगों को, और जो पर्यटन और बढ़ाने की बात होती है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पर्यटन ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं टाइगर रिजर्व के, उनको काम भी चाहिए, और बहुत सारे लोग टाइगर को देखना आता है। टाइगर जब देखते हैं वो कंजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, और उसकी वजह से जंगल को बचाना भी उनका जिम्मेदारी बन जाता है, और उसकी वजह से एजुकेशन भी मिलता है। और हम ये चाहते हैं एज ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो भी इधर लोग आ रहे हैं उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, इको टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल टूरिस्ट आना चाहिए इधर, जो भी प्लास्टिक कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, और टाइगर को ज़्यादा वक्त देखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा ड्राइवर्स को, हमारा गाइड्स को, हमारा ईडीसी स्टाफ को, जो भी हॉस्पिटैलिटी में हम उनको ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इसकी वजह से नेक्स्ट जो भी आएंगे नवंबर से, नेक्स्ट सीज़न जब खुलेगा, हमारा टूरिज़्म और भी बेहतर होगा, उनका एक्सपीरियंस भी बेहतर हो गया, और टाइगर्स को भी शांति सुकून मिलेगा, ऐसे सोच रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। मैं डीएफओ साहब से एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अक्सर होता क्या है कि पीलीभीत में कई बार टाइगर जंगल से बाहर निकल जाते हैं, घरों में चले जाते हैं, दीवार पर बैठ जाते हैं, और उनको रेस्क्यू करके कहीं दूसरे टाइगर रिजर्व में, चिड़ियाघर में भेजना पड़ता है। आपके यहाँ पूरनपुर में जो है पीलीभीत, जो पूरनपुर रेंज है पीलीभीत की, तो उसमें आपने रेस्क्यू सेंटर भी बनाया है और अस्पताल भी बनाया है, तो उसकी क्या प्रगति है? कब तक उसमें काम पूर्ण हो जाएगा और कब तक टाइगर के लिए सुरक्षित इलाज की व्यवस्था और सुरक्षित उन्हें वहाँ रेस्क्यू करके रखने की व्यवस्था हो पाएगी, जिससे पीलीभीत के टाइगर बाहर ना जाए?
देखिए, रेस्क्यू सेंटर का जो निर्माण किया जा रहा है, ये परियोजना हमारी 2025 तक की है। तो 2025 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण होना है, लेकिन हमारी प्राथमिकता ये है कि चूंकि 4 बाड़े बनने हैं, 4 मतलब फेज में बनना है, तो उसमें से एक फेज हम लोग इस साल दिसंबर तक बना के तैयार कर लें, ताकि उसमें 3 जानवरों को रखा जा सके। तो उस चीज को प्रायोरिटाइज करके हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक रेस्क्यू सेंटर में टाइगर्स को रखने का सवाल है, जब कभी भी टाइगर या लेपर्ड हम लोग रेस्क्यू करते हैं, तो उसके बाद कुछ घंटों तक या कुछ दिनों तक उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ताकि अगर टाइगर का बिहेवियर हम लोग ढंग से देख सकें कि उसको कोई समस्या तो नहीं है। तो उसको दृष्टिगत ये रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर टाइगर को उसमें रखा ही जाए या हर जानवर को रखा ही जाए। कुछ जानवर स्वस्थ होते हैं, तो उनको हम लोग इमीडिएटली जो उनका मेडिकल होता है, उसके बाद उसको हम उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर सकते हैं। तो रेस्क्यू सेंटर का मुख्य उद्देश्य ये है। पीलीभीत में जो लोग टाइगर देखने आते हैं, उनसे टाइगर रिजर्व को काफी आमदनी भी होती है। मैं डीएफओ साहब से जानना चाहता हूं, मनीष जी से, कि इस बार जो मौजूदा पर्यटन सत्र था, कितने पर्यटक यहाँ देशी विदेशी आए और उनसे क्या आमदनी हुई और क्या वो पूरा शेयर पीलीभीत टाइगर रिजर्व को जाता है? देखिए, टाइगर कंजर्वेशन की दिशा में पिछले वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, उसका पर्यटन भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। और 2024 का जो हमारा सत्र अभी खत्म हुआ है, इसकी अगर बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 2.5 गुना पर्यटक आए हैं। लास्ट ईयर हमारे पास 23,500 पर्यटक आए थे और इस बार 56,000 से अधिक पर्यटक आए हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या भी करीब 3 गुना बढ़ी है और 58 पर्यटक 2023 में आए थे और 169 पर्यटक हमारे इस वर्ष आए हैं। जहाँ तक पर्यटन प्रबंधन की बात है, तो उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन प्रबंधन का मुख्य कार्य है, वो उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा किया जाता है। तो जो चूका की अगर बात करें, वहाँ पे जो हट से रुकने की व्यवस्था है, जो सफारियाँ हैं, कुछ इनके पास में जो बोटिंग है, वो कार्य जो है वन निगम के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ कुछ जो प्राइवेट हमारे जिप्सी चालक हैं, उनकी भी कुछ गाड़ियाँ हैं जिनके द्वारा जो है जो पर्यटक आते हैं उनको सफारी कराई जाती है। धन्यवाद डीएफओ साहब। हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार केशव अग्रवाल जी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या जो 1,34,00,000 रुपए जो मिला है टाइगर रिजर्व को, क्या वो टाइगर रिजर्व को और बाघ संरक्षण के लिए प्रयोग किया जा सकेगा या उसका कोई दूसरा प्रयोग होता है? देखिए, जैसे कि डीएफओ साहब ने बताया कि जो इको टूरिज्म का प्रबंधन है, उसका एक बड़ा हिस्सा यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के हाथ में है। यहाँ पे पहले जब टाइगर रिजर्व बना था, उस समय टाइगर फाउंडेशन हमारे यहाँ नहीं था। अब हमारे यहाँ टाइगर फाउंडेशन उपलब्ध है। तो ऐसे में इको टूरिज्म से जितना भी पैसा आ रहा है, वो टाइगर फाउंडेशन में ट्रांसफर होना चाहिए नियमतः, क्योंकि टाइगर फाउंडेशन में जो पैसा आएगा वो बाघ संरक्षण के ही लिए इस्तेमाल होगा। हमारे पास पैसे की वैसे भी कमी रहती है। जितना यहाँ एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशन का असेसमेंट भेजा जाता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा पैसा मिल गया हो। अब तो चूंकि तराई एलिफेंट रिजर्व भी बन गया है, तो एक कंबाइंड यहाँ पे एपीओ जाता है और उसमें हाथियों के संरक्षण के लिए, उनके रखरखाव के लिए, और जो उनके द्वारा फसलों का संभावित नुकसान होता है, उसकी भरपाई के लिए भी पैसे की जरूरत है अब तो ऐसे में अगर टाइगर फाउंडेशन के पास अगर पैसा नहीं अगर ट्रांसफर हो रहा है, यूपी फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन को एक बड़ा हिस्सा चला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ ये न्यायोचित नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पर चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व बाघ दिवस पर अभी आप सुन रहे थे ये विशेष परिचर्चा। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।